रानी की कोख से जन्मा पत्थर। बात बहुत पुरानी है। एक राजा था जिसकी 4 रानियां थीं। राजा और चारों रानियों को यह दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा इस विचार से अवसाद में डूबा रहता था कि उत्तराधिकारी के अभाव में उसके बाद राज्य का भार कौन संभालेगा। एक दिन राजा की सभा में एक आदमी आया और उसने बताया कि अमुक स्थान पर एक ओझा रहता है जो झाड़ फूंक जादू टोना जानता है और उसके मंत्रों के प्रभाव से कई बांझ स्त्रियों को संतान सुख प्राप्त हो चुका है। राजा को उस आदमी की बातों पर विश्वास तो नहीं हुआ, किंतु उसने सोचा कि उस ओझा से मिल लेने में कोई हानि भी नहीं है। यह विचार करके राजा अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर ओझा से मिलने चल पड़ा। सघन वन के मध्य ओझा की झोपड़ी थी। राजा ने ओझा के पास पहुंचकर उसे अपनी समस्या बताई। राजन, आपकी चारों रानियां संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं हैं, किंतु आपकी 5वीं रानी से आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। वह पुत्र सूरवीर होगा और आपके राज्य के लिए एक योग्य शासक सिद्ध होगा। ओझा ने कहा, किंतु मेरी 5वीं रानी तो है ही नहीं। राजा ने कहा, आपको अभी लौटते समय वन में एक अनाथ वैगा युवती मिलेगी। आप उससे विवाह करिएगा। वही वैगा युवती आपकी रानी बनकर आपको उत्तराधिकारी प्रदान करेगी। ओझा ने कहा। राजा ने ओझा को प्रणाम किया और अपने महल की ओर लौट चला। रास्ते में उसे किसी युवती के रोने का स्वर सुनाई दिया। पता करो ये कौन रो रहा है। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया। सिपाही ढूंढ खोज में लग गए। अंततः उसे एक युवती दिखाई दी जो एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। सिपाही उसे पकड़कर राजा के सामने ले आए। तुम कौन हो? यहाँ घने वन में क्यों रो रही हो? राजा ने उस युवती से पूछा। मैं एक अनाथ हूँ। मैं अपने दूर के संबंधियों के साथ रहती थी, किंतु आज उन लोगों ने मुझे यहाँ वन में लाकर छोड़ दिया है। अब मेरा इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं है। इतना कहकर वह युवती पुनः रोने लगी। क्या तुम वैगा हो? राजा ने युवती से पूछा। जी हाँ, किंतु आपने ये कैसे जाना? युवती को आश्चर्य हुआ। तुम इतनी सुंदर हो। इतनी सुंदर तो कोई वैगा स्त्री ही हो सकती है। तुम घबराओ नहीं। यदि तुमको स्वीकार हो तो मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। राजा ने उस युवती से कहा। राजा समझ गया था कि ये वही युवती है जिसके बारे में ओझा ने बताया था। युवती को भला क्या आपत्ति होती? हर युवती रानी बनना चाहती है। उस युवती ने भी सहर्ष स्वीकृति दे दी। राजा युवती को लेकर अपने महल लौट आया। उसी दिन उसने वैगा युवती से विवाह कर लिया और उसे अपनी 5वीं रानी बना लिया। वह युवती वैगा रानी कहलाने लगी। वैगा रानी के आने से शेष रानियों को अच्छा नहीं लगा। वे चारों वैगा रानी से चिढ़ने लगी। जब रानियों को पता चला कि वैगा रानी गर्भवती है तो वे चिंतित हो उठी। उन्हें लगा कि यदि वैगा रानी ने संतान को जन्म दिया तो उन सब की अपेक्षा वैगा रानी का महत्व बढ़ जाएगा। जबकि राजा को वैगा रानी के गर्भवती होने का समाचार मिला तो वह फूला नहीं समाया। उसे लगा कि ओझा का कथन अक्षरशः सत्य हो रहा है। उसे अब अपना उत्तराधिकारी मिल जाएगा। चारों रानियों ने तय किया कि वैगा रानी की संतान को जीवित ही नहीं रहने देंगी और इस बात को राजा तक भी नहीं पहुंचने देंगी कि वैगा रानी ने संतान को जन्म दिया है। षड्यंत्र रचकर चारों रानियां वैगा रानी की देखभाल का नाटक करने लगी। संतान के जन्म का समय आया तो पहली रानी राजा के पास पहुंची। महाराज, अब वो शुभ घड़ी आ गई है जब इस राज्य को भावी राजा मिलेगा। ऐसे शुभ अवसर पर आपको महल से बाहर जाकर दीन दुखियों को दक्षिणा देनी चाहिए। पहली रानी ने कहा। तुम ठीक कहती हो। राजा को अपनी पहली रानी की बात उचित लगी। उसने अपने सेवकों को बुलाया और दान दक्षिणा देने महल से बाहर चला गया। चारों रानियां यही तो चाहती थी कि वैगा रानी जब संतान को जन्म दे उस समय राजा महल में न रहे। राजा के जाने के बाद दूसरी रानी वैगा रानी के पास पहुंची। बहन, हम चाहती हैं कि तुम्हारी संतान को जन्म देते समय कोई कष्ट न हो, इसलिए तुम ऐसा करो कि धान के कोठे के छेद में अपना सिर डालकर बैठ जाओ। इससे तुम्हारी संतान स्वस्थ रहेगी। दूसरी रानी ने वैगा रानी से कहा। वैगा रानी थी भोली और फिर भला कौन सी ऐसी माँ होगी
जो अपनी संतान का भला न चाहेगी। बैगा रानी ने दूसरी रानी की बात मान ली और धान के कोठे के छेद में अपना सिर डालकर बैठ गई। जैसे ही बैगा रानी बैठी वैसे ही उसकी कोख में हलचल हुई और संतान का जन्म हो गया। तीसरी रानी पहले से ही तैयार खड़ी थी। उसने बैगा रानी की संतान को, जो कि एक सुंदर पुत्र था, उठाकर चौथी रानी को सौंप दिया और पुत्र के स्थान पर एक गोल पत्थर रख दिया। चौथी रानी ने बैगा रानी के पुत्र को अपनी दासी को दे दिया और उसे ले जाकर वन में भूमि में गाड़ आए। दासी के जाते ही चारों रानियों ने बैगा रानी का सिर धान के कोठे से निकाला और विलाप करने लगी कि बैगा रानी ने तो पुत्र को नहीं बल्कि पत्थर को जन्म दिया है। तत्काल राजा को बुलाया गया। राजा ने पुत्र के स्थान पर पत्थर देखा तो वह आग बबूला हो उठा। उसे लगा कि ओझा ने उसे मूर्ख बनाया और किसी डायन या चुड़ैल को उसके मत्थे मर दिया है, अन्यथा कभी कोई स्त्री किसी पत्थर को जन्म कैसे दे सकती है। राजा ने बैगा रानी को महल से निकाल दिया और वापस वन में भेज दिया। बैगा रानी के पुत्र पैदा होने का कोई साक्ष्य नहीं था, अतः वह क्या कर सकती थी। उसने भी राजा की आज्ञा को चुपचाप स्वीकार कर लिया और दुखी मन से वन में चली गई। इसके बाद चारों रानियों ने राजा को समझाया कि हमें प्रजा को यह बात बताना नहीं चाहिए, अन्यथा प्रजा के मन में इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमें यह घोषित कर देना चाहिए कि बैगा रानी बच्चे को जन्म देते समय मर गई और उसका बच्चा भी नहीं बचा। लेकिन हम बैगा रानी के शव के बदले किसका अंतिम संस्कार करेंगे? राजा ने पूछा। बैगा रानी के शव के बदले में मैं अपनी दासी का शव रख दूंगी, चौथी रानी ने कहा। चारों रानियां षड्यंत्र में सहायता देने वाली उस दासी को भी जीवित नहीं छोड़ना चाहती थीं, ताकि वास्तविक बात किसी को कभी भी पता न चल सके। चारों रानियों ने ऐसा ही किया। बैगा रानी के शव के बदले दासी का शव रख दिया और धूमधाम से उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। उधर जब दासी बैगा रानी के पुत्र को भूमि में गाड़ रही थी तो उसका एक कृत्य शेरनी ने देख लिया। दासी के जाने के बाद शेरनी ने भूमि से बैगा रानी के पुत्र को निकाला और अपने साथ अपनी गुफा में ले आई। लो, मैं तुम लोगों के लिए एक छोटा सा भाई लाई हूँ, शेरनी ने अपने शावकों से कहा। शेरनी के 4 शावक थे। चारों अपने छोटे भाई के रूप में बैगा राजकुमार को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। शेरनी भी अपने शावकों के साथ बैगा राजकुमार का लालन पालन करने लगी। धीरे धीरे बैगा राजकुमार और शावक बड़े हो गए। बैगा राजकुमार एक सुंदर युवक बन गया और शावक बलशाली शेरों में विकसित हो गए। एक दिन बैगा राजकुमार ने अपनी शेरनी माँ से कहा कि मुझे एक धनुष बाण दिला दो, जिससे मैं पूरे परिवार के लिए शिकार किया करूँगा। शेरनी बैगा राजकुमार के लिए धनुष बाण बनवाने लोहार के पास पहुंची। लोहार ने एक बहुत बड़ा और भारी भरकम धनुष बाण बना दिया। शेरनी ने धनुष बाण बैगा राजकुमार को दे दिया। उस दिन से बैगा राजकुमार अपने पूरे परिवार के लिए शिकार करने लगा। एक दिन राजा का एक सिपाही भटकता हुआ वन में आ पहुंचा। उसने बैगा राजकुमार को धनुष बाण से शिकार करते देखा। इतना बड़ा धनुष बाण उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने विचार किया कि यदि यह धनुष बाण मैं अपने राजा को भेंट करूं तो वह मुझे बहुत सारा इनाम देगा। इस लोभ में पड़कर सिपाही ने बैगा राजकुमार का पीछा किया। शिकार करते करते जब बैगा राजकुमार थक कर सुस्ताने लगा तो उसे झपकी आ गई। उस समय सिपाही ने चुपके से उसका बाण धनुष अपनी पीठ पर लादा और भाग खड़ा हुआ। जब बैगा राजकुमार की आंख खुली तो उसे अपना धनुष बाण नहीं दिखा। उसने बहुत ढूंढा किंतु उसे कहीं नहीं मिला। वह दुखी मन से अपनी गुफा में लौट आया। इधर सिपाही ने धनुष बाण ले जाकर राजा को भेंट किया। जब धनुष बाण इतना बड़ा और भारी है तो इसे चलाने वाला भी बहुत बड़ा होगा। राजा ने सिपाही से पूछा। नहीं महाराज, वह तो एक सुकोमल युवक था। सिपाही के मुंह से असली बात निकल गई। यह सुनकर राजा को सिपाही पर बहुत क्रोध आया कि वह उसे चोरी का सामान भेंट कर रहा है। साथ ही उसे यह जिज्ञासा भी हुई कि वह युवक कौन है, देखने में कैसा है, जिसका यह धनुष बाण है। राजा ने विचार किया कि यह धनुष बाण उस युवक को वापस कर देना चाहिए और जब वह युवक इसे लेने आएगा तो वे उसे देख भी लेंगे। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि एक धनुष बाण उसे मिला है
जिसका भी हो वो आकर उसे ले जाए, किंतु असली मालिक की पहचान के लिए उसे चलाकर दिखाना होगा। यह समाचार पक्षियों के द्वारा शेरनी के पास पहुंचा। चारों शेरों ने भी सुना। वे अपने छोटे भाई का धनुष बाण वापस लेने के लिए उद्धत हो उठे, किंतु शेरनी ने उन्हें समझाया कि उनका मनुष्यों के बीच जाना उचित नहीं है। बैगा राजकुमार को भी जाना होगा। इसके बाद बैगा राजकुमार राजा से मिलने अकेले चल पड़ा। राजा के महल के पास पहुंचकर उसे प्यास लगाई। बैगा राजकुमार महल के पास स्थित पोखर में पानी पीने को रुका। जिस समय वह पानी पी रहा था, उसी समय महल की अटारी से राजा की चारों रानियों ने झांककर नीचे देखा। उन्हें बैगा राजकुमार दिखाई दे गया। चारों रानियों को बैगा राजकुमार की वेशभूषा बड़ी विचित्र लगी। वे बैगा राजकुमार का उपहास करने लगी। देखो देखो, हमारे महल के पास ये कैसा पशु आया है। एक रानी ने बैगा राजकुमार का मजाक उड़ाते हुए कहा। हाँ, मुझे तो यह पशु बड़ा विचित्र दिखाई पड़ता है। दूसरी रानी हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली। इसे तो राजा से कहकर किसी पिंजरे में बंद करवा देना चाहिए। तीसरी रानी ने हंसते हुए कहा। नहीं नहीं, इसे तो वापस जंगल में भगा देना चाहिए। चौथी रानी खिलखिलाते हुए बोली। रानियों के ताने सुनकर बैगा राजकुमार ने अपना सिर उठाकर रानियों की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैं पशु की भांति भले ही दिख रहा हूँ, किंतु उन रानियों से तो अच्छा हूँ जिन्होंने अपनी पांचवी रानी की संतान को पत्थर का बता दिया था। इतना कहकर बैगा राजकुमार महल के द्वार की ओर बढ़ गया, किंतु उसकी यह बात सुनकर चारों रानियां सन्न रह गईं। हमने तो यह बात सबसे छिपाई थी। राजा जी ने भी किसी को नहीं बताया। हमने अपनी उस दासी को भी मरवा दिया था जो यह भेद जानती थी। फिर इस युवक को कैसे यह भेद मालूम हुआ? पहली रानी चिंतित होकर बोली। हाँ, यह तो बड़े संकट का विषय है। हमें उस युवक की गतिविधियों पर ध्यान देना होगा, दूसरी रानी ने कहा। इसके बाद चारों रानियों ने अपनी विश्वस्त दासी को राजकुमार के पीछे लगा दिया। कुछ देर बाद दासी ने आकर रानियों को बताया कि वह धनुष बाण चलाने आया है। रानियों ने यह सुना तो उन्होंने योजना बनाई कि वह युवक चाहे धनुष बाण चला पाए या न चला पाए, किंतु इस परीक्षा के बाद उसे मरवा देंगे ताकि रानियों का भेद वह किसी और को न बता सके। बैगा राजकुमार को मरवाने के लिए रानियों ने 2 सिपाही उस स्थान पर भेज दिए जहां बैगा राजकुमार को धनुष बाण की परीक्षा देनी थी। उन्हें निर्देश दे दिया कि जैसे ही बैगा राजकुमार बाण चलाकर धनुष नीचे टिकाए, वैसे ही वे दोनों उसे मार डाले। रानियां बैगा राजकुमार को सामने से मरता हुआ देखने के उद्देश्य से परीक्षा स्थल पर जा पहुंची। युवक, धनुष पर बाण चढ़ाकर चलाओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो हमें विश्वास हो जाएगा कि यह धनुष बाण तुम्हारा है। हम तुम्हें तुम्हारा धनुष बाण ही नहीं, अपितु ढेर सारा इनाम भी देंगे। राजा ने बैगा राजकुमार से कहा, महाराज, यह धनुष बाण मेरा ही है। मैं अभी इसे चलाकर यह बात सिद्ध कर दूंगा, किंतु मुझे किसी इनाम की लालसा नहीं है। यदि आप मुझे इनाम के रूप में कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे न्याय दीजिएगा। बैगा राजकुमार ने कहा। न्याय? यह कैसा इनाम मांग रहे हो युवक? राजा ने चकित होकर कहा। पहले मेरा धनुष बाण चलाना देख ले, फिर मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूंगा। बैगा राजकुमार ने कहा और धनुष पर बाण चढ़ाकर प्रत्यंचा खींचकर बाण चला दिया। बाण गर्जन ध्वनि करता हुआ आकाश की ओर उठा, फिर बादलों को भेदता हुआ वापस आकर उन दोनों सिपाहियों के सिर को भेदता हुआ निकल गया जो राजकुमार को मारने वाले थे। यह दृश्य देखकर चारों रानियां डर गईं, जबकि राजा बैगा राजकुमार का कौशल देखकर अभिभूत हो उठा। मांगो युवक, जो भी मांगना चाहते हो वह मांगो। राजा ने बैगा राजकुमार से कहा। महाराज, मुझे अपनी माँ के लिए न्याय चाहिए। बैगा राजकुमार ने कहा। न्याय अवश्य मिलेगा युवक। तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं स्वयं उस माता का सम्मान करना चाहूँगा जिसने तुम जैसी वीर संतान को जन्म दिया। राजा ने कहा। महाराज, यही तो न्याय और अन्याय की बात है कि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, किंतु आपकी चारों रानियों ने आपसे यह कह दिया कि मेरी माँ ने एक पत्थर को जन्म दिया है। बैगा राजकुमार ने कहा। क्या? राजा ने चकित होकर रानियों की ओर देखा। रानियां समझ गईं कि अब उनका भेद छिपा नहीं रह सकता। उसी समय शेरनी अपने शेर पुत्रों के साथ वहां आ गई और उन्होंने रानियों को घेर लिया।
भय से थर-थर कांपती रानियों ने राजा के सामने सच्चाई उगल दी। राजा ने अपनी चारों रानियों की करतूत के बारे में सुना तो वह अवाक रह गया। इन चारों रानियों के सिर मुड़ाकर इन्हें हमारे राज्य से बाहर निकाल दो। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया। सिपाहियों ने रानियों को बंदी बनाकर उनके सिर मोड़कर उन्हें राज्य से बाहर निकाल आए। इसके बाद राजा ने अपनी 5वीं रानी अर्थात बैगा राजकुमार की मां की खोज में सिपाही दौड़ा दिए। दूसरे दिन 5वीं रानी एक घने जंगल में मिल गई, जहां वह झोपड़ी बनाकर रहा करती थी। पुत्र, मैंने अपनी रानियों के बहकावे में आकर तुम्हारी मां के साथ घोर अन्याय किया है, अतः एक अन्यायी राजा को राजा बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज से मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूँ। राजा ने बैगा राजकुमार को अपनी राज सिंहासन सौंपते हुए कहा। इस प्रकार बैगा राजकुमार बैगा राजा बन गया। एक दिन राजा ने बैगा राजा से पूछा कि यह सच्चाई उसे कैसे पता चली। इस पर बैगा राजा ने बताया कि यह बात उसे उसकी शेरनी माँ ने बताई थी, किंतु यह भी समझाया था कि उचित समय आने पर ही वह बात सबके सामने प्रकट करे, इससे आपको विश्वास हो सके। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने शेरनी और उसके पुत्रों को धन्यवाद दिया। बैगा राजा ने भी अपनी शेरनी माँ और शेर भाइयों की सुरक्षा के लिए उस जंगल में शिकार करने की मनाही करा दी जहाँ वे लोग रहते थे। उसके बाद बैगा राजा न्यायपूर्वक राज्य करने लगा।